स्वागत है आप सभी का डिजिटल एजू एग्ज़ाम में। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक मृदा, जिसमें हम मृदा की परिभाषा, उसका वर्गीकरण और भारत में जो जितने प्रकार की मृदाएं हमें देखने को मिलती हैं, हमें पढ़ने को मिलती हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया भी हुआ है, आप देख सकते हैं। परिभाषा के तौर पे हम देखते हैं कि धरातल पर स्थित ढीले तथा महीन कणों से निर्मित एक पतली परत। कैसी परत? एक पतली परत। ठीक है, कैसी परत? एक पतली परत जो विभिन्न खनिजों के कण, ह्यूमस, आर्द्रता, वायु आदि संयुक्त हैं इसमें। जिसमें विभिन्न क्या है? विभिन्न खनिजों के कण, ह्यूमस, आर्द्रता, वायु इसमें मिले हुए हैं। क्या कहलाती है? मृदा। अगर हम बात करें कुछ वैज्ञानिकों की जिन्होंने मृदा को यानी मिट्टी को, हमारी सॉइल को एक पहचान के रूप में जाना, उनमें थे रूसी भूवैज्ञानिक वीवी डोकुचेवे। प्रथम मृदा वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी भी प्रदेश में मिट्टियों के विकास और उस प्रदेश की जलवायु और वनस्पति में गहरा संबंध बताया। ये याद करने वाली बात है, ये नोट करने वाला टॉपिक है। कौन से? रूसी भूवैज्ञानिक। कौन से? वीवी डोकुचेवे। ठीक है। अब मृदा की वर्गीकरण की बात की जाए तो विश्व की समस्त मिट्टियों को 10 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 10 श्रेणियों में। मगर 1990 में 11वीं श्रेणी एंडीसोल को सम्मिलित किया गया। किसको सम्मिलित किया गया है? ये एंडीसोल को। अभी टोटल कितनी बन गई? 11। और 1990 से पहले कितनी श्रेणियाँ थी? कि 10 श्रेणियाँ थी। अब पहली श्रेणी को हम देखते हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ है एंटीसोल। एंटीसोल क्या है कि इस तरह की मिट्टियों का अच्छी तरह विकास नहीं हुआ रहता है। मृदा एक भी संस्तर विकसित नहीं होता, यानी कि सीधी सी बात है, लो क्वालिटी का इसको बताया गया है। ठीक है। और इसका कोई भी जो लेवल होता है, जैसे मृदा के लेवल होते हैं ना, ए करके, तो वो इसमें नहीं है। दूसरा नंबर पे है इंसेप्टिसोल। ये नवीन मिट्टियाँ होती हैं। हिस्टोसोल जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। चूने तथा उर्वरक के प्रयोग से ये उपजाऊ हो जाती हैं। जैविक पदार्थों की अधिकता, चूने तथा उर्वरक के प्रयोग से उपजाऊ हो जाती हैं। चौथे नंबर पे है ऑक्सीसोल। अति पुरानी तथा अपक्षयित मिट्टियाँ शामिल की जाती हैं। जैविक संस्तर की प्रधानता होती है। एल्यूमिनियम तथा लोहे की प्रचुरता होती है इस मिट्टी में। इनका विकास भूमध्य रेखीय, उष्ण कटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंधीय भागों में हुआ है। अधिकांश भागों में इस तरह की मिट्टियों पर झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि की जाती है। किसमें की जाती है? अक्सर हमने ऐसे भी हमने नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में हमारे देखा होगा, या हमने अदर जो हमारे साउथ ईस्ट जो हमारे जो देश होते हैं उनमें मोस्टली क्या होती है, इस तरह की कृषि की जाती है। ये जो दी हुई है ना, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि। 5वें नंबर पे आती है अल्टीसोल। ये मिट्टियाँ कई तरह की जलवायु से विकसित होती हैं। इनमें केटायन विनिमय क्षमता कम होती है। इन मिट्टियों का निर्माण मुख्य रूप से वनाच्छादित भागों में होता है। 6ठे नंबर पे आती है वर्टिसोल। इन मिट्टियों का निर्माण मुख्य रूप से शुष्क व आर्द्र मौसम वाले उष्ण तथा उपोष्ण सवाना जलवायु प्रदेशों की घासों या सवाना वनस्पति की दशाओं में हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में इन मिट्टियों को काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी आदि नामों से जाना जाता है। इन मिट्टियों में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। पीएच न्यूट्रल होता है इसका, याद करना। पीएच क्या होता है? न्यूट्रल होता है। पीएच न्यूट्रल होता है इसका, पीएच न्यूट्रल होता है। और बारीक गठन के कारण में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। यानी कि इसमें क्या क्या देखने को मिला? इस मिट्टी को, वर्टिसोल को, हमें काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, इन मिट्टियों में कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा, पीएच न्यूट्रल होता है और गठन ऐसा होता है कि कैसे जल धारण की क्षमता इसमें अधिक होती है।
7वें नंबर पे ऑक्सीसोल आता है। ये तर मिट्टी होती है। मृदा संस्तरों का रंग धूसर होता है, भूरा होता है या लाल होता है। इनमें पौधों को मृदा जल कम से कम 3 माह तक लगातार रहता ही रहता है। अच्छा, 8वें नंबर पे मोलिसोल। मोलिसोल क्या है? इसमें मृदा का काफ़ी गहराई तक निर्माण होता है, अतः मृदा की परिच्छेदिका मोटी होती है। इनमें खनिजों की अधिकता होती है, वह रंग काला होता है। इन मिट्टियों का निर्माण उपोष्ण कटिबंध एवं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की उष्णार्द्र जलवायु वाले घास क्षेत्रों में होता है। ये अति विकसित तथा उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं। इनके क्षेत्र अन्न के भंडार कहे जाते हैं, याद करना, ठीक है। अब हम 9वें नंबर की बात करते हैं, जैसा कि स्पोडोसोल की बात कर रहे हैं। ये हमारी सब क्या है? ये सब हमारी क्या है कि 1990 के बाद जो टोटल 11 जो श्रेणी बनाई गई है मृदा की, तो उसको विश्व स्तर पर होगी, ठीक है। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। 9वां क्या है कि हमारा 9वां है स्पोडोसोल। कृषि के लिए महज बहुत कम होता है, क्योंकि क्या इसमें कृषि के लिए महत्व बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें इनकी उत्पादकता बहुत कम होती है। इन मिट्टियों में ह्यूमस तत्व व पोषण तत्वों की कमी होती है। इनमें अम्ल की अधिकता होती है और स्पोडोसोल मिट्टियों में जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। लो क्वालिटी कह सकते हैं हम इसको। बात करते हैं हम 10वें नंबर की एरिडोसोल। इन मिट्टियों का निर्माण रेगिस्तानी व उपमरुस्थलीय जलवायु प्रदशाओं के अंतर्गत होता है। मृदा में जैविक तत्वों की मात्रा निहायत कम होती है। गहराई में कार्बन पदार्थों का अधिकाधिक संग्रह रहता है, ठीक है। गहराई में क्या रहता है? गहराई में रहता है, गहराई में कार्बन पदार्थों का अधिकाधिक रहता है इसका, ठीक है। सिंचाई द्वारा जल सुलभ हो जाने पर ये मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ हो जाती हैं। 11 नंबर की लास्ट जो हमारी जो श्रेणियाँ बताई गई थी, उनमें 11 नंबर पे है एंडीसोल्स, जिसे 19 जैसे कि यहाँ बताया 1990s, देखिए यहाँ पे ये किसको लाया गया था? एंडीसोल को, ठीक है, ध्यान देना। एंडीसोल को लाया गया था 1990 के बाद, 11वीं श्रेणी में सम्मिलित किया गया था एंडीसोल को। क्या है एंडीसोल? इसके निर्माण को मूल पदार्थ नियंत्रित करता है। इसका मूल पदार्थ ज्वालामुखी राख है। इनमें पर्याप्त जीवांश मिलता है, जल धारण क्षमता भी है। ये मृदाएं उर्वर होती हैं। परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित ज्वालामुखी क्षेत्रों में इसकी सर्वाधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र को अग्रवृत्त या फेरी रिंग भी कहा जाता है। यहाँ हमने वर्ल्ड लेवल पे मिट्टियों की थोड़ी बात कर ली है। अब हम यहाँ देखते हैं भारतीय मृदाओं का, ठीक है, मृदा है। भारतीय मृदाओं का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण वॉयलकर, किसने? वॉयलकर, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। किसने? वॉयलकर और लीदर ने किया था। किसने किया है? वॉयलकर और लीदर ने। अगर भारतीय मृदाओं का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण देखें तो वॉयलकर आता है नाम और एक लीदर, ये दोनों नाम आते हैं। वॉयलकर और लीदर ने किया था। इनके अनुसार भारतीय मृदाओं को 4 वर्गों में बांटा गया। इन्होंने क्या किया? इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि मृदा को 4 वर्गों में बांट दिया। अब ये कौन कौन सी है देखते हैं। पहली है जलोढ़ मृदा, दूसरी है रेगर, जिसे हम काली मृदा भी कहते हैं, तीसरी लेटराइट मृदा, चौथी है लाल मृदा, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की मृदाओं के बारे में, जिसमें जलोढ़ मिट्टी सबसे पहले आती है हमारे यहाँ पे। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो नदियों के डेल्टाओं व नदियों की घाटियों में पाई जाती है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो नदियों के डेल्टाओं व नदियों की घाटियों में पाई जाती है, वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी हमारी। अब इसकी थोड़ा सा विशेषता देख लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इनमें सामान्यतः पोटास व चूने की मात्रा अधिक तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, नोट करने वाली बात है, ठीक है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। इस मिट्टी का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इस मिट्टी के क्षेत्र को अनाज का कटोरा कहा जाता है।
इस मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अनाज का कटोरा। मुख्य क्षेत्र सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआब व समुद्र तटीय क्षेत्र हैं इसके। मुख्य फसलों की बात करें तो इसमें धान है, गेहूं है, गन्ना है, आलू है, तिलहन है, दलहनी, मतलब तिलहन दलहनी फसल सारे मुख्यतः आती है इसके अंदर। अब इसके अंदर हमारे दो प्रकार की मृदाओं का भी जिक्र किया गया है जलोढ़ में, खादर और बांगर। खादर क्या होती है कि खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाला नवीन जलोढ़क जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है। स्थानीय भाषाओं में इसे क्या कहते हैं? रेह। इसके याद कर, रेह, कल्लर, घुर आदि नामों से जाना जाता है। बांगर की बात करें तो बांगर हमारा पुराना जलोढ़क होता है। बांगर क्या होता है? हमारा पुराना जलोढ़क जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों में दूर होता है। इसमें ह्यूमस, चूना, फास्फोरिक अम्ल तथा जैविक पदार्थों की प्रचुरता तथा पोटास की कमी होती है। ये देख लो क्या कह रहा है? जैविक पदार्थों की प्रचुरता तो होती है मगर पोटास की कमी होती है। ह्यूमस, चूना, फास्फोरिक अम्ल, है ना, जैविक पदार्थों की ऐसे प्रचुरता है इसमें। इसके बाद दिया लाल व पीली मिट्टी की बात की जाए, पहले हमारी जलोढ़ थी, लाल और पीली मिट्टी दूसरे नंबर पे आती है। भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है, याद रखना, भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है और रविदार अग्नि चट्टानों से बनती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी, लेकिन लोहा व एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में। कमी तो एक तरफ इधर बताई गई है और लोहा एल्यूमिनियम में क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। पश्चिमी घाट, हमारे जो भारत का पश्चिमी घाट है जिसमें हम देख सकते हैं हमारा केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र, ये पार्ट पश्चिमी घाट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ प्रमुख क्षेत्र है। मुख्य फसलें क्या उगाई जाती हैं? तंबाकू, रागी, ज्वार। काली मृदा की बात की जाए तो ये दक्कन के पठार पर पाई जाती है ना, दक्कन का पठार। मुख्य क्षेत्र इसका है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में इस मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार है। बड़ा इस इलाके में सबसे बड़ा हमारा राज्य है तो सबसे ज़्यादा यही काली मृदा। इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। कपास वाली काली मिट्टी जिसको नाम दिया गया है, करेल भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चेंजेम भी कहा जाता है इसको। एक नाम ये भी याद रखिएगा। अक्सर क्या होता है एग्जाम में हमारे क्या रेगुर आ जाती है या कहते हैं कि भाई कपास के लिए सबसे बेहतर उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो हम अक्सर काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का नाम लेते हैं। मगर एक इसका ये भी करेल, जिसे करेल नाम दिया गया है, करेल नाम जो दिया गया है वो समझना इसको है, ठीक है। करेल और ये उष्णकटिबंधीय जो चेंजेम है इसको समझना। इसमें चूना, पोटास, लोहा, मैग्नीशियम व एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की कमी होती है। रंग गाढ़ा, काला और स्लेटी होता है। भारत की तीसरी प्रमुख मृदा है ये। क्या है? भारत की तीसरी प्रमुख मृदा है ये, याद रखना इसको। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है ये। किसके लिए? कपास की, जैसे बताया मैंने ऊपर अभी। और अन्य फसलें जैसे सोयाबीन, चना, ज्वार, मूंगफली इसके अंदर उगाई जाती है। बात करते हैं लेटराइट मृदा की। इन मृदाओं का प्रथम अध्ययन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एफ बुखानिन द्वारा सन 1905 में किया गया था। नोट करने वाली बात है, अक्सर एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि भाई किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ने लेटराइट मृदा का अध्ययन सर्वप्रथम किया था, तो हम नाम दे सकते हैं बुखानिन का, ठीक है। बुखानिन का नाम दे सकते हैं। कब किया था? 1905 में किया था। कहाँ का था? भाई ब्रिटिश था, सीधी सी बात है, भूगोलवेत्ता है ना। कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है, नोट कर लीजिए। लोहे के ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम व ह्यूमस की कमी होती है। इसके मुख्य क्षेत्र भी देख लीजिए, लेटराइट मृदा के मुख्य क्षेत्र भी देख लीजिए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व असम के पहाड़ी क्षेत्र हैं। मुख्य फसलें चाय, कहवा, काजू, रबड़, सिनकोना आदि ये उगाई जाती है इसमें। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं। इस मिट्टी में तमिलनाडु में ऊंचे पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर चाय, केरल व दक्षिणी कर्नाटक के घाट पर कहवा भी पैदा किया जाता है। शुष्क व मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो रंग लाल, रंग में ये लाल से लेकर किशमिश तक होता है। इसका रंग जो होता है ना,
रंग जो होता है लाल से लेकर किशमी तक होता है। नमी और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। लवण व फास्फोरस की प्रचुरता होती है। कम उपजाऊ यह मिट्टी प्रधानतः मध्यम व मोटे कण वाली बालू होती है। अच्छा, शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से प्राप्त होती है ये। इसकी बात कर रहे हैं हम अभी। शुष्क है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय समझ जाओ धीरे से, मरुस्थल राजस्थान। अन्य क्षेत्र उत्तरी गुजरात है इसका, दक्षिणी हरियाणा का है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। मुख्य फसलें इसमें क्या उगाई जाती हैं? बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, चना, मोट, यही सब। मृदाओं की कैटेगरी में एक लवण मृदा है हमारी। लवण का मतलब ये खारा टाइप है ना। जैसे अनुवर्ग मृदा जिसमें सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। नाइट्रोजन व चूने की कमी होती है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई क्रिया को बढ़ावा देती है। ये क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। क्षेत्र इसके है पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा व पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन। इस मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मृदा की लवणता से निपटने के लिए, है ना, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लवण मृदाओं के अन्य नाम थुर, ऊसर, कल्लर, रांकड़, रेह और चोपन है। नोट कर लीजिए इसको कि लवण मृदाओं के अन्य नाम क्या हैं? थूर, ऊसर, कल्लर, रांकड़, रेह और चोपन। पीट मृदा की बात करते हैं हम। पीट मृदा गाढ़े व काले रंग की मृदा। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। क्षेत्र इसके है बिहार, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, है ना। भारी वर्षा व उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों के जमा होने से निर्मित मिट्टी होती है। पर्वतीय मृदा कहें या वनी मृदा कहें, यह अम्लीय मृदा होती है। हमारी इस कैटेगरी में, मृदाओं की कैटेगरी में हमारी एक पर्वतीय मृदा या कहें उसके वनी मृदा है। यह एक अम्लीय मृदा है। इसका क्षेत्र की अगर क्षेत्र में देखा जाए तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का पर्वतीय क्षेत्र इसमें आता है। हमारा जो ऊपर का जो हमारा उत्तर भारत का जो हिस्सा है, कश्मीर से शुरुआत करता है, अरुणाचल प्रदेश तक इसका क्षेत्र आता है। मुख्य फसलें सेब, नाशपाती, आलूचा, चाय आदि ऐसे फल वृक्ष इसमें आते हैं। अच्छा, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं है, मिनिमम 4-5 क्वेश्चन होंगे जो मैंने बनाए हैं। तो इसी से संबंधित हैं आपके इसी मृदा चैप्टर से। तो जवाब दीजिएगा। विश्व में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहल की मृदा विज्ञान के विकास और मिट्टी के वर्गीकरण के लिए? तो सबसे पहले किसने की थी? किस देश के वैज्ञानिकों ने की थी? तो वो तो रूस के थे। ठीक है, नोट करिए। ना अमेरिका था, ना जर्मनी, ना भारत। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी प्रदेश में मिट्टियों के विकास और उस प्रदेश की जलवायु व वनस्पतियों में गहरा संबंध बताया। किसने बताया? बताइए। वी डॉकुचवे, एच पार्कर, मार्तुल या ए हेलन? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वी डॉकुचवे, रूस के थे वैज्ञानिक। 1990 के बाद विश्व में मिट्टियों की कितनी श्रेणियां हैं? बताइए। 10 है, 12 है, 11 है या 9 है? तो टोटल अब 11 हो चुकी है। पहले 1990 से पहले क्या था? 1990 पहले 10 थी पहले, मगर 1990 के बाद क्या हो गया? 1990 के बाद 11 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक मिट्टी की श्रेणी नहीं है? बताइए। हमने मिट्टी की श्रेणी बताई, जैसे 1990 के बाद 11 टोटल हो गई थी। ठीक है, और उसकी 11 श्रेणियों में ही सारी आती हैं ये, और इनमें से एक है जो नहीं है। याद करिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन एक मिट्टी की श्रेणी नहीं है? तो एंटीसॉल है, स्पीडोसॉल है, वर्टिसॉल है, लिमोसॉल ये नहीं है।
तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि क्या पूछा क्वेश्चन, नहीं पूछा है। ठीक है। अच्छा, भारत की पहली प्रमुख मृदा कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। पीत मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा या खादर मृदा, बताइए। तो ये आपका ना खादर है, ना काली है, ना पीत है, ये जलोढ़ मृदा। अच्छा, एक चीज़ और, जलोढ़ मृदा के अंदर ही कौन सी आती है? खादर भी आती है और बांगर भी आती है। ठीक है, इनको नोट करना। अगर क्वेश्चन में जलोढ़ मृदा ना रहता हो तो आप खादर के साथ जा सकते थे। ठीक है, आप खादर के साथ जा सकते थे। ठीक है, गौर करिएगा। तो ये आपके लिए छोटा सा है जो मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिट करेगा। आपको अगर क्लास मेरी पसंद आई होगी और मृदा के बारे में आपको कुछ अच्छा समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा प्लीज़। आप जुड़े रहिए डिजिटल एजू एग्ज़ाम से। और आप सबका धन्यवाद। और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिएगा।